Welcome students in this another lecture of reproductive system। पिछले लेक्चर में हमने ये जो डायग्राम हमारे सामने है, इस डायग्राम को रखते हुए फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी करी। हमने देखा कि किस तरह से हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होता है और उसके बाद पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स बनते हैं, FSH और LH। दोनों हार्मोन्स ओवरी पर एक्ट करते हैं। अंदर हमने ओवरी में भी चेंजेस देखे कि किस तरह से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, कैसे ओवुलेशन होता है, कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और किस तरह से इन डेवलपिंग फॉलिकल से और कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। साथ ही हमने ये भी बात करी कि जब इस तरह से ओवरी में हार्मोनल चेंजेस जिस तरह से ओवरी में चेंजेस होते हैं, ठीक उसी समय यूटरस में भी कुछ चेंजेस होते हैं। किस तरह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है और अल्टीमेटली वो वापस डिजेनरेट होकर बाहर भी आ जाती है, स्लश्ड होकर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों, यही ग्राफ, यही डायग्राम हमारे सामने था। आज वैसे मैंने यहाँ पर, आप इधर राइट साइड में अगर देखें तो एक डायग्राम और ये यहाँ रखा हुआ है। ये डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि ये गाइटन से लिया हुआ है और ये मैं इसलिए आपके सामने रखा हुआ है कि हमारे पास जो NCERT है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो ये देखिए, जो FSH है उसका लेवल ये देखिए आप कैसे पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। और इस डायग्राम में इन्होंने FSH को थोड़ा सा LH के नीचे बताया है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, आपको बस अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको जब पढ़ाया है ये डायग्राम तो ऑलरेडी FSH का लेवल बढ़ाकर ही बताया था। और एट द सेम टाइम आपको जो किताब का डायग्राम है इसको भी अपने दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली NCERT जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो हमें उसको तो इग्नोर तो करना ही नहीं है। एनीवे बच्चों, आज मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको वापस पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। और आपको मैं एक बात पहले से बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और पर्टिकुलरली अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आ जाए, 2 या 3 क्वेश्चन इस पार्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो हमें अगर 30-40 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगते हैं इसको फिर से समझने में, एक बार रिवाइज करने में, तो कोई गलत बात नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ FSH से। FSH कहाँ से रिलीज़ होता है? तो आपको ध्यान होगा कि FSH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होने लगेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिन में ही। और इसका जो टारगेट होगा वो होगा कि इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। बच्चों, जो ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है डे 1 से लेकर डे 14 तक, उस डेवलपमेंट में FSH का इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी FSH की वजह से जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है वो प्राइमरी फॉलिकल फाइनली ग्रेफिन फॉलिकल में मेच्योर होता है। तो एक फंक्शन ये हो गया FSH का। दूसरा, जो FSH है, इट स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो इससे ग्रेन्युलोसा सेल्स का नंबर बढ़ता है और हमारा फॉलिकल का जो साइज़ है वो भी बढ़ता है। इट स्टिमुलेट ग्रेन्युलोसा सेल्स फॉर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो आप देखिए, इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है ये ग्रेन्युलोसा सेल्स करती है, और उन ग्रेन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करने का जो काम है वो FSH करता है। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये देखिए इधर कि ये हमारे पास एक oocyte है, और मान लीजिए ये oocyte के चारों ओर कई सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स है, और इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल्स से हमारा जो एस्ट्रोजन है वो यहीं से बनता है। पर हमें ये नहीं भूलना है कि इनके बाहर की तरफ वहाँ पे कुछ थीका सेल्स भी होती है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। रेयर केस में अगर क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो लगता नहीं है कि कभी आएगा,
लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले भी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ कि बच्चों, ये जो थीका सेल है, इसी एरिया को मैं वापस जूम कर रहा हूँ इधर राइट साइड में, कि ये जो थीका सेल्स है, इन थीका सेल्स से मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। एक तो ये टेस्टोस्टेरोन बनता है और कुछ दूसरे एंड्रोजन भी बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन भी बनते हैं। पर बनने के बाद ये डिफ्यूज़ होके इन ग्रेन्युलोसा सेल्स में आ जाएगा, और ग्रेन्युलोसा सेल्स में एक एंजाइम है, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ उसका, एरोमेटेज। और इस एरोमेटेज की वजह से ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कि ग्रेन्युलोसा सेल्स से तो एस्ट्रोजन बनता ही है, पर जो थीका सेल्स है वहाँ से जो एंड्रोजन्स बनते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, वो भी डिफ्यूज़ होके जब ग्रेन्युलोसा सेल्स में एंटर करते हैं तो वहाँ एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज, और इस एंजाइम की वजह से वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगेन ग्रेन्युलोसा सेल्स में जो एरोमेटेज एंजाइम का एक्सप्रेशन है वो एफएसएच की वजह से है। तो यही एफएसएच हमारा ग्रेन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इस तरह से उनमें एरोमेटेज एंजाइम बनता है जिससे और ज़्यादा एस्ट्रोजन बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये 3 फंक्शंस एफएसएच के हैं, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, देन स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रेन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन सिक्रीशन के लिए। इसके बाद एफएसएच का कोई खास रोल नहीं है। एफएसएच का जो मेन रोल रहेगा वो डे 1 से डे 13 तक रहेगा, बाद में एफएसएच का कोई खास रोल नहीं रहेगा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एलएच। तो एलएच में हमें ये ध्यान रखना है कि जो 13th डे ओवुलेशन से पहले, 14th डे से पहले जो एक पीक इस तरह से एलएच की बनती है, उस पीक को हम एलएच सर्ज कहते हैं। दैट एलएच सर्ज इज़ मेन कॉज ऑफ ओवुलेशन, और उसी वजह से ओवुलेशन होता है। तो एक फंक्शन हो गया एलएच का कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद दूसरा जो फंक्शन है वो है ल्यूटिनाइजेशन, यानी कि जो हमारा ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो गया है, रप्चर होने के बाद उसी रप्चर्ड फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। और ये भी फंक्शन होगा एलएच का, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो अगले 12 दिनों तक के लिए, फॉर नेक्स्ट 12 डेज, उस कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट और उससे जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनेंगे, वो सारा सिग्नलिंग जो है, वो सारी प्रोग्रामिंग है, वो एलएच की वजह से है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस ऑफ सिक्रेटरी एक्टिविटी, वहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन बनेगा और जो एस्ट्रोजन बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ एलएच। सीधा सा अपने दिमाग में बिठा के रखें कि 1 से लेकर 13 दिन जो फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे मेन हार्मोन एफएसएच रहेगा, और ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे एलएच रहेंगे। एलएच का नाम ल्यूटिनाइजेशन क्यों दिया है हमने? क्योंकि ये उस रप्चर्ड फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ईस्ट्रोजन पे। ईस्ट्रोजन का एक दूसरा नाम और है, बेसिकली ये उसका केमिकल नेम है 17 बीटा एस्ट्राडायोल, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्टीरॉयड हार्मोन है। जो एलएच और एफएसएच हैं वो दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये स्टीरॉयड हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन की कैटेगरी में आएगा एस्ट्रोजन। कहाँ से बनता है? इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स बिफोर ओवुलेशन, यानी कि जब तक ओवुलेशन नहीं हो रहा है तब तक जो हमारा फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल, उसी फॉलिकल से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। और एक बार जब फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में जो ल्यूटीन सेल्स होगी कॉर्पस ल्यूटियम की, वहाँ से भी एस्ट्रोजन बनता है ओवुलेशन के बाद में। तो आपको मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए, और यहाँ पे एस्ट्रोजन का ग्राफ देखिए। ये पहले एस्ट्रोजन बन रहा है, तो ये जो पहले एस्ट्रोजन बन रहा है ये इस फॉलिकल से बन रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल से, और ये बाद में जो एस्ट्रोजन बन रहा है ये इस कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। इट स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन, यानी कि जब हमारा वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और उससे फिर टर्शरी और फिर ग्रेफिन फॉलिकल जब बनता है तो उसमें अंदर जो हमारा oocyte है उस oocyte में भी तो चेंजेस आ रहे हैं, वो भी अपना मियोटिक डिवीजन पूरा कर रहा है। तो उस मियोटिक डिवीजन को पूरा करने में भी ईस्ट्रोजन का रोल रहता है। तो जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से ईस्ट्रोजन oogenesis में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन ईस्ट्रोजन का रहेगा दैट इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, कि जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और पैरेलल यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस भी बढ़ती है। चलो वापस पीछे आते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा ईस्ट्रोजन है ये यूट्रस पे एक्ट कर रहा है और धीरे धीरे ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है इट इज़ द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। इसके अलावा जिस तरह से मेल में टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट, उनके मैच्योरेशन और फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी तरह से फीमेल में जो ईस्ट्रोजन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओविडक्ट्स, यूटरस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन सब का डेवलपमेंट और इनकी जो फंक्शनिंग है उसमें ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इट ऑल्सो एनहांस लिबिडो, यानी कि जो डिज़ायर है सेक्सुअल डिज़ायर उसको भी एनहांस करता है। मेल में जो लिबिडो है उसको एनहांस करने का जो फंक्शन होगा वो टेस्टोस्टेरोन का रहेगा। देन द ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। पहले मैं बोला हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, डिपोजिशन ऑफ फैट इन मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा, फैट डिपोजिशन इन बटक्स एंड थाइज गिविंग कैरेक्टरिस्टिक फेमिनाइन फिगर। जो फीमेल में जो पर्टिकुलर शेप होता है जहाँ थाई में और बटक्स में फैट का हाई डिपोजिशन है वो दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई ईस्ट्रोजन। नॉट ओनली दिस, फीमेल की जो स्किन होती है उसमें भी फैट डिपोजिशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स एंड दैट इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो फीमेल ऑल्सो हैव मोर सबक्यूटेनियस फैट देन मेल्स, और इसी कारण से फीमेल की जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, और उनकी जो स्किन है उसमें ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा हैं, दैट इज़ मोर वस्कुलर। ये सारे फंक्शन अगेन ईस्ट्रोजन के हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन ब्रेस्ट? तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट में जो फैट डिपोजिशन है वो फंक्शन ईस्ट्रोजन का रहेगा, एडिपोज टिश्यू का जो डिपोजिशन होता है वो, एंड डक्टल ग्रोथ। मैं आपको आगे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि तीन पार्ट होते हैं उसमें ब्रेस्ट में। एक एडिपोज टिश्यू है, दूसरे उसमें कुछ एल्वियोलाई होते हैं, और तीसरे उसमें कुछ एल्वियोलर डक्ट्स होती है। तो जो एडिपोज टिश्यू है और जो डक्ट्स है उनकी ग्रोथ जो है वो ईस्ट्रोजन का फंक्शन है, और जो एल्वियोलाई होंगे उनकी ग्रोथ का जो फंक्शन होगा वो प्रोजेस्टेरोन का होगा। तो हम अभी आगे प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो बच्चों ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं ये बोन्स में होती है, और एक तरह की ये फेगोसाइटिक सेल्स है जिससे इनकी एक्टिविटी से बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है और बोन से मिनरल्स जो हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। पर हमारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये उन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो इससे क्या है कि बोन्स का डीमिनरलाइजेशन नहीं होता है और बोन्स जो है वो मजबूत बनी रहती है। तो दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन कि ये उन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। और आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि जब मेनोपॉज हो जाएगा तो उसके बाद ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, तो ऐसे में जो महिलाएं होती है मेनोपॉज के बाद उनमें हड्डियां जो है थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, उनमें बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होने लगता है और उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बच्चों इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम ल्यूटीन सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। देखिए ये डायग्राम आ जाते हैं वापस एक बार पीछे, और इस डायग्राम को देखिए।
ओवुलेशन से पहले ये प्रोजेस्टेरोन की लाइन है, तो एकदम नीचे चल रही है ये लाइन, ये देखिए नीचे है ये लाइन। पर ओवुलेशन के बाद में ये प्रोजेस्टेरोन की लाइन काफ़ी ग्राफ ऊपर चढ़ गया है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा है ये प्रोजेस्टेरोन इस कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा है। यानी कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, लेकिन उसका जो मेन सिक्रीशन रहेगा वो प्रोजेस्टेरोन पर रहेगा। तो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम ल्यूटिन सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। अब इसका मेन फंक्शन, इट स्टिमुलेट सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों याद करिए, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ जो थी वो बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन है, लेकिन उन एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड से जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड को सिक्रीट करवाना है, दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए हम यहाँ ये कह रहे हैं कि इट प्रिपेयर एंड मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। और आगे जाके जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन का ही रहेगा। और हमें यहाँ, वैसे मैं आपको प्रेगनेंसी के बाद के सारे कैरेक्टर्स अभी पढ़ाने बाकी हैं मुझे, मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फीमेल फिजियोलॉजी बिफोर प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं, और प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमारी बाद में रहेंगे। और इसी कारण इनके कुछ फंक्शंस जो हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिर भी मैं आपको यहाँ एक पॉइंट तो बता ही दूँ कि आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है, तो प्रेगनेंसी बिना एंडोमेट्रियम के सपोर्ट नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये पॉइंट्स आगे और बाद में डिस्कस किए जाएंगे आपसे। अब आ जाएं ब्रेस्ट पे प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। अभी मैंने बताया आपको ब्रेस्ट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट्स। तो एल्वियोलाई की डक्ट्स और एडिपोज टिश्यू को की ग्रोथ करवाने का काम ईस्ट्रोजन का रहेगा, पर जो एल्वियोलाई है उनका फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरोन से होगा। मेक द एल्वियोलाई, तो ये पहला फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। और दूसरा, इट मेक द एल्वियोलाई सिक्रेटरी इन नेचर, इन द सेंस कि प्रेगनेंसी के बाद जब प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा और प्रोलैक्टिन से उस एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन शुरू होगा, तो मिल्क प्रोडक्शन एल्वियोलाई में तब ही शुरू हो सकता है जब वो प्रोजेस्टेरोन से पहले स्टिमुलेट हो जाए। अगर आप प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड नहीं करेंगे एल्वियोलाई को, तो प्रोलैक्टिन की प्रेजेंस में भी उनसे मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कि ये मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कराता है। मिल्क प्रोडक्शन का जो रोल रहेगा वो तो प्रोलैक्टिन का ही रहेगा, लेकिन इफ़ वी डू नॉट स्टिमुलेट द एल्वियोलर सेल्स बाय प्रोजेस्टेरोन, देन इट विल बी अनेबल टू प्रोड्यूस मिल्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोलैक्टिन। तो इसलिए मैंने ये देखो यहाँ लिखा है नीचे कि इट मेक द एल्वियोलाई सिक्रेटरी इन नेचर, हाउएवर मिल्क इज सिक्रेटेड ओनली आफ्टर प्रिपेयर्ड ब्रेस्ट्स आर फर्दर स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन। तो ये हमारा प्रोजेस्टेरोन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ से डेफिनेटली ये एक एक पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको अपने दिमाग में रखना है और इनके नोट्स आपको बनाने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज़ में डिवाइड करते हैं। जो पहली फेज़ है वो होगी मेंस्ट्रुअल फेज़, जो 3 से 5 दिन तक रहती है। तो ये इसका ड्यूरेशन हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 जगह चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस, ओवरी में चेंजेस और यूट्रस में चेंजेस। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस इन हार्मोन्स। तो देखो हार्मोन में क्या चेंज हो रहा है मेंस्ट्रुअल फेज जो फर्स्ट 3 to 5 डेज है। देखो लेवल ऑफ FSH और LH धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, क्योंकि FSH बढ़ेगा तो फॉलिकल की ग्रोथ होने लगेगी, फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो वहाँ से ईस्ट्रोजन भी बनेगा, इसलिए लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन बिगिंस टू राइज। चेंजेस इन ओवरी, तो 6 से 12 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लगेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। और व्हाट आर द चेंजेस इन यूटरस, तो यूटरस में भी आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी तो पुरानी जो एंडोमेट्रियम है पिछले साइकिल वाली वो टूट के बाहर निकलेगी, तो ओल्ड एंडोमेट्रियम इज स्लश्ड आउट। ये हो गई हमारी पहली फेज मेंस्ट्रुअल फेज। ये वही फेज है जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं, कि इसमें ब्लीडिंग होगी और वो जो सारा टिश्यू है वो
बाहर आ जाएगा, जो ओल्ड एंडोमेट्रियम है वो बाहर आ जाएगा। सेकंड फेज आएगी हमारी फॉलिकुलर फेज, या हमने इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा है। इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 5 to 13 डेज ले लेते हैं हम। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज ख़त्म होगी तो ये नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी। और देखिए चेंजेस इन हॉर्मोन्स, तो आपको ग्राफ पता ही होगा कि जो प्रोलिफरेटिव फेज है हमारी, या जो फॉलिकुलर फेज है, इसमें एफएसएच के लेवल पहले बढ़ेंगे और फिर बाद में नेगेटिव फीडबैक के कारण कम होंगे, और एकदम जो मिड साइकिल आएगा, ओवुलेशन का फेज जो आएगा, उस समय वापस एक बार वो पीक पर आ जाएगा। तो ये आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए, ताकि आप ध्यान भी रखें। ये देखिए आप कि इस तरह से चलेगा, ये एफएसएच का लेवल पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, और फिर बाद में वापस एक बार मिड साइकिल आएगा तब बढ़ेगा और फिर वापस कम हो जाएगा। सिमिलरली एलएच का भी पहले बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम पड़ेगा, और फिर बीच में ये पीक आएगी, एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये आ गए हम वापस फॉलिकुलर फेज पे। तो लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच ग्रेजुअली इंक्रीजेस फॉर फ्यू डेज, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, ऐसा कर देते हैं हम इसको यहाँ, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ये तो हो गया एफएसएच और एलएच का लेवल। इधर लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ग्रेजुअली राइजेस थ्रू आउट द फॉलिकुलर फेज, ईस्ट्रोजन तो बढ़ता ही रहेगा। चेंजेस इन ओवरी, तो ओवरी में जो हमारे 6 से 12 फॉलिकल की ग्रोथ शुरू हुई है, ओनली 1 फॉलिकल कंटिन्यू टू डेवलप एंड फाइनली मैच्योर इनटू ए ग्रेफिन फॉलिकल। तो 13 दिन तक पहुंचते पहुंचते वो ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हाट आर चेंजेस इन यूट्रस, तो बच्चों इस समय जो फॉलिकल है वहाँ से जो एस्ट्रोजन बन रहा है, उस एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम की कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी। द एंडोमेट्रियम कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकम थिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। और अब आते हैं हम थर्ड फेज, जो हमारी ओवुलेटरी फेज है, जो हमारा 13th-14th डे है, जिस दिन ओवुलेशन होगा उसे हम ओवुलेटरी फेज कहेंगे। चेंजेस इन हार्मोन, तो बच्चों हार्मोन में 2 चेंजेस आएंगे। एक तो आपकी एलएच पीक बन जाएगी और एफएसएच पीक बनेगी, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, एलएच सर्ज और एफएसएच सर्ज। और इसी सर्ज के कारण, पर्टिकुलरली एलएच सर्ज जो होगी, उसकी वजह से ओवुलेशन होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कंटिन्यू टू इंक्रीज। और चेंजेस इन ओवरी की हम बात करें तो जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा एंड ओवुलेशन टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। द रप्चर्ड फॉलिकल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस हिमोरेजिकम, और आपको पता ही है कि हिमोरेजिकम जो है 4-5 घंटे के लिए बनेगा, उसके बाद उसी कॉर्पस हिमोरेजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। चेंजेस इन यूटरस, द एंडोमेट्रियम कंटिन्यू टू ग्रो। 2 दिन का ये जो फेज है, इसमें यूटरस में तो वही जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ होगी। और अब आते हैं हम ल्यूटियल फेज। तो जो हमारी ल्यूटियल फेज है, इसे हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, और डे 15 से डे 28 तक ये फेज हमारी चलेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है, ध्यान रखना है हमको। चेंजेस इन हार्मोन, पहले एलएच और एफएसएच की बात करें हम, तो बच्चों मैं एक बार ग्राफ पे आ जाऊं वापस, इस पर नज़र डाल लें हम, कुछ भूले नहीं आप। देखिए ये सारा हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ लास्ट वाली फेज को डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए, एलएच और एफएसएच के लेवल तो वापस ऊपर वाली लाइन देखें हम, एलएच और एफएसएच के लेवल तो वापस नीचे हो गए, डाउन हो गए, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन का अब नेगेटिव फीडबैक लगेगा। इधर हम इन 2 हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी एक बार वापस बढ़ेगा। तो ये चेंजेस आ जाएंगे हार्मोन्स में। कम बैक टू द फेज, तो ध्यान दीजिए आप, लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो कॉर्पस लूटियम है उससे इनहिबिन हार्मोन भी बनता है, तो इनहिबिन का जो नेगेटिव फीडबैक रहेगा वो सिर्फ एफएसएच पर रहेगा। तो इनहिबिन सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस लूटियम ऑल्सो एग्जिबिट नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच, तो उससे एफएसएच का लेवल और कम होगा, और इससे ये होगा कि बच्चों इस समय वापस किसी नए फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हो पाए। अब हार्मोन्स की बात दूसरी करें, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन
and inhibin is also secreted by corpus luteum. But by the end of this phase, the level of both progesterone and estrogen decreases abruptly due to degeneration of corpus luteum. भाई आपको पता ही है कि 22-23 23rd डे तक तो जो है कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ होगी और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन शुरू होगा, तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बाद में वापस कम होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम। चेंजेस इन ओवरी। ओवरी में देखो क्या चेंज हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा एंड इट एनलार्जेस ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज, बट देन आफ्टर इट बिगिंस टू रिड्यूस इन साइज, इट डीजनरेट्स एट डे 26। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ये डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि पूरे ल्यूटियल फेज में, सिक्रेटरी फेज में पहले कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, बड़ा होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है और फिर बाद में वो डीजनरेट होने लगता है, उससे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस लो होगा। देन चेंजेस इन यूट्रस। तो हमें ध्यान देना है कि टिल डे 23rd, जब तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है लार्ज क्वांटिटी में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा, देयर इज एन एडिशनल ग्रोथ इन एंडोमेट्रियम ड्यू टू इस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, प्रोजेस्टेरोन से एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है। यूटेराइन ग्लैंड्स ग्रो इन साइज, नंबर ऑफ कैपिलरीज ऑल्सो इंक्रीजेज, द ग्लैंड्स स्टार्ट सिक्रेटिंग न्यूट्रिटिव फ्लूइड ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे चेंजेस यूट्रस में हो रहे हैं। एक तरह से हम उस एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए। पर फिर क्या होगा कि 23rd डे के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगेगा। फ्रॉम डे 24th द एंडोमेट्रियम बिगिंस टू डिक्रीज इन साइज टिल डे 28। धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगेगी, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट कम होने लगेगी। वाई? ड्यू टू डिक्लाइन इन इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर डे 28, यानी कि पहला साइकिल खत्म हो गया, अब अगला साइकिल शुरू होगा। व्हेन द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, द एंडोमेट्रियम स्लश्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ नेक्स्ट साइकिल। और इस तरह से ये हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको मैं बताना चाहूँगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। वाई मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो प्रोसेस अभी मैंने रिपीट किया है। द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स एट डे 26 एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बिकम्स वेरी लो। सो आफ्टर 2 days, मतलब 26 के बाद 27th और 28th, आफ्टर 2 days द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम अंडरगो नेक्रोसिस। यहाँ बीच में थोड़ा स्पेस है, अंडरगो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है एक तरह की सेलुलर डेथ। मैं कभी बताऊंगा आपको कि सेल डेथ 2 तरह की होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, पर यहाँ जो सेलुलर डेथ होगी वो नेक्रोसिस होगी। ग्रेजुअली द नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम सेपरेट फ्रॉम यूट्रस एंड इज एक्सपेल्ड आउट अलोंग विथ ब्लड एंड सम सीरस फ्लूइड। सीरस का मतलब होता है वाटरी फ्लूइड, और उसके साथ वो मटेरियल जो टिश्यू जो है वो डेब्रीज है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो यही कारण है हमारा कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। तो आंसर रहेगा द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता तो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर नहीं आती। और एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वाई कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगो डीजनरेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ को मेंटेन करने का काम एलएच का रहता है, और उसी एलएच की वजह से 12 days की लाइफ तो कॉर्पस ल्यूटियम को मिलेगी, लेकिन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अगर मैं किसी फीमेल की बॉडी में समथिंग 23rd डे को के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन शुरू होता है, उस समय में अगर ब्लड में एलएच हार्मोन का एक इंजेक्शन दूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको ऐसे में ध्यान रखना, आंसर ये रहेगा कि उसका फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा, उसका कॉर्पस ल्यूटियम रुक जाएगा डीजनरेशन। और कॉर्पस ल्यूटियम का अगर डीजनरेशन रुक जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल कंटिन्यू टू सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ऐसे में उसके एंडोमेट्रियम का जो डीजनरेशन है वो नहीं होगा, और जो नेक्स्ट 28th डे के बाद जब उसमें मेंसेस शुरू होने चाहिए वो मेंसेस भी नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको बनता है। इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो 12 दिन की होती है, और उसके बाद एलएचपी का लेवल भी कम हो जाता है, और इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को आगे की लाइफ नहीं मिलेगी और वो डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं समहाउ बॉडी में एलएच इंजेक्ट कर देता हूँ तो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन रुक जाएगा। चलें आगे। अ नोट ऑन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ मैं कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो 70 ml है।
आउट ऑफ विच 40 ml इज़ ब्लड एंड 30 ml इज़ वाटरी फ्लूइड, जिसको हम सीरस फ्लूइड कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन के समय कुछ यूटराइन स्पैज़म्स भी होते हैं और काफ़ी पेन भी होता है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्पैज़म्स हैं वो दैट आर इंड्यूस्ड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये कहाँ से आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो यूट्रस की वॉल से ही सिक्रीट होता है, वहीं से रिलीज होता है। द मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लॉट, ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि उसकी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम्स रिलीज होते हैं यूट्रस की वॉल से, जो उसकी क्लॉटिंग को रोकते हैं, उसको क्लॉट नहीं होने देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपके सामने मैं यहाँ रख लेता हूँ। मेनार्क, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पर 13-14 साल की उम्र में जब भी हो, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होगा उसको मेनार्क कहते हैं। एमेनोरिया, रिप्रोडक्टिव जो एक्टिव फेज़ है उसमें अगर किसी वजह से किसी मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ है, 1 महीने 2 महीने नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम एमेनोरिया कहते हैं, एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया है, अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो उस कंडीशन को डिसमेनोरिया कहते हैं। और मेनोपोज, तो आफ्टर 50 ईयर्स समथिंग सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको हम मेनोपोज कहते हैं, और जो एवरेज एज है मेनोपोज की वो 50 ईयर्स है। बच्चों, मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मेनोपोज। तो अब आप ध्यान रखना, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के समय हमारी जो हर ओवरी होती है, उस ओवरी में कई सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, है ना। आपको याद होगा कितने बताए थे मैंने, 60 to 80,000 फॉलिकल्स बताए थे मैंने आपको इन ईच ओवरी। फिर हम ये भी जानते हैं कि हर महीने उसमें से 6 से 12 फॉलिकल की ग्रोथ होती है, उसमें से एक फॉलिकल तो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा, और बाकी के क्या होंगे, बाकी के अगेन डीजनरेट हो जाएंगे। क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोसेस को, उसको हम एट्रीशिया कहते हैं। तो और हर साल में ऐसा 12 बार होगा। ओके, तो धीरे धीरे ये जो फॉलिकल्स हैं, ये इनकी जो काउंट है, इनकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी। और इसके अलावा ये जो 6 से 12 यहाँ जो नुकसान हो रहा है फॉलिकल्स का, वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा भी फॉलिकल्स अपने आप ही डीजनरेट होते रहते हैं, एट्रीशिया होता रहता है उनका, और फॉलिकल्स का जो काउंट है वो कम पड़ता रहेगा धीरे धीरे। और बाय द टाइम 50 ईयर्स की एज आती है तो दोनों ओवरीज में जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, एक भी फॉलिकल नहीं बचता है। तो जैसे ही फॉलिकल नहीं बचेगा तो उसके बाद अब बच्चों सोचो कि मेंस्ट्रुएशन कैसे हो सकता है। अब ऊपर पिट्यूटरी से तो GnRH और FSH और LH सब बनेंगे बच्चों। इनफैक्ट मैं तो ये बताता हूँ आपको कि मेनोपॉज के बाद जो बॉडी में FSH का लेवल और ज़्यादा हो जाता है, पर वो FSH एक्ट किस पे करेगा। हम जानते हैं कि FSH का जो टारगेट है वो तो ओवरी में फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स पर एक्ट करता है और उनकी ग्रोथ कराएगा, लेकिन अब वहाँ पर फॉलिकल्स ही नहीं है, तो ऐसे में फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होगी, और जब फॉलिकल ही नहीं है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेंगे, और जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेंगे तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो न तो उसकी ग्रोथ होगी, न वो टूट के बाहर आएगी, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि उसके बाद फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। जो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन बनेगा वो फिर एड्रिनल ग्लैंड में, आपको याद होगा वहाँ से भी कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं। तो वहाँ मैंने जो थर्ड लेयर होती है, मैंने कभी आपने पढ़ा भी होगा पहले कि सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना रेटिकुलरिस है वहाँ से डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन बनता है, जो कि एक तरह से मेल सेक्स हार्मोन है, पर पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाने के बाद वो DHEA ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी बनता है कि आफ्टर मेनोपॉज फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन होगा कि नहीं होगा, होगा, पर उसका जो सोर्स होगा वो एड्रिनल ग्लैंड से आएगा। तो बच्चों आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि मेनोपॉज का रीज़न क्या है, कि आफ्टर अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज दोनों ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स हैं वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं।
और उसके बाद नए फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, तो नया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि एफएसएच और एलएच के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एफएसएच और एलएच के लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कि क्यों इंक्रीज हो जाएंगे, तो मैं जवाब देता हूँ कि जो फॉलिकल्स हैं वहाँ से जो एस्ट्रोजन बनता है, इनका नेगेटिव फीडबैक रहता है। अब जब नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाएगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सप्रेस करने वाला कोई नहीं होगा, तो वहाँ से एफएसएच और एलएच के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। पर इन हार्मोन्स से बॉडी पर कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनका ब्लड में सिर्फ लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा, बॉडी में चेंजेस कुछ नहीं हो सकते उनसे, क्योंकि उनका टारगेट है फॉलिकल्स, और फॉलिकल है ही नहीं, तो हार्मोन भले ही ब्लड में है, उनका टारगेट सेल्स, उनका टारगेट टिश्यू बॉडी में है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, और एक लास्ट क्वेश्चन और इसको मैं आपको पूछ लेता हूँ, और उसके बाद हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर इसको हम यहीं कंप्लीट करेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ शॉर्ट और एक्सटेंडेड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों कि देखिए, डे 1, डे 14 और डे 28 हम जानते हैं कि इस दिन ओवुलेशन होता है। डे 1 किसको कहते हैं हम, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन बिगिन्स, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसको हम डे 1 कहेंगे। और 14th डे जो होगा वहाँ से गिना जाएगा, 1 2 3 4 और इस तरह से ये 14th डे होगा, उस दिन ओवुलेशन होगा, और ये फिर 15 16 और इस तरह से ये 28, ये हमारे साइकिल का लास्ट डे। एवरेज जो ड्यूरेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने आपको बता ही दिया कि 28 डेज होते हैं। पर मान लीजिए बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को बच्चे से, कि मान लीजिए कोई फीमेल है और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन मान लीजिए 32 डेज है। किसी महीने जो ड्यूरेशन हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 32 डेज का हो गया। यानी कि उसको अगर किसी महीने की पर्टिकुलर हम तारीख डेट जो है एक मान लेते हैं कि 1 को उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अगला मेंस्ट्रुएशन होगा वो 29 को होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि 28 तक का तो साइकिल हो गया, और उसके बाद 29th डे जो होगा उस दिन उसको मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। पर 29th को भी नहीं हुआ, 30th को भी नहीं हुआ, और अगला महीना शुरू हो गया। 1 तारीख आ गई वापस, 2 तारीख आ गई वापस, और कितने दिन बढ़ गए, ये टोटल 4 दिन बढ़ गए। तो 4 दिन बढ़ने के बाद उसे वापस मेंस्ट्रुएशन 3rd डे को, 3rd जो डेट है उस दिन हुआ है। आप समझ गए कि टोटल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो 4 दिन बढ़ गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि ये 4 दिन जो बढ़े हैं ये कौन सा वाला फेज इंक्रीज हुआ है। हमारे पास एक तो ये यहाँ पे फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेशन से पहले वाली प्री ओवुलेटरी फेज है, फॉलिकुलर फेज नाम नहीं देते हम इसको, प्री ओवुलेटरी फेज नाम दे देते हम इसको। और एक हमारे पास ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए किसी भी केस में, ये जो फेज है ये कभी चेंज नहीं होती है, ये फिक्स रहेगी। पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है वो 14 डेज की होती है, और वो 14 डेज की ही रहेगी। मतलब जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उसके 14 दिनों बाद, क्योंकि ये देखिए आप 14 के बाद 28, उसके 14 डेज के बाद यहाँ के बाद नेक्स्ट वापस मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। ये फेज चेंज हो ही नहीं सकती। हाँ, ये फेज जो है हमारी प्री ओवुलेटरी फेज जो है ये चेंजेबल होगी। यानी ये जो अभी हमने ये केस देखा है कि कोई फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 32 डेज का है। इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो प्री ओवुलेटरी फेज है वो 14 दिनों की नहीं चल के वो 18 दिनों की चली है। उसका जो साइकिल जो रहा है वो ये रहेगा कि उसको डे 1 के बाद 14 को नहीं 18 को जो है उसे ओवुलेशन हुआ है, और इस 18 के बाद एग्जैक्ट 14 दिन 14 डेज यानी कि 32 डेज हो जाएंगे, इस दिन उसको वापस मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो ड्यूरेशन रहेगा किसी भी केस में, ये ड्यूरेशन हमेशा 14 डेज का ही रहेगा।
तो कभी भी ये वेरिएशंस अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं तो जो दिन बढ़ते हैं या कभी दिन कम हो जाते हैं तो ये वेरिएशन इधर आएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक कोई फीमेल है, उसको 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन हुआ है और अगला मेंस्ट्रुएशन अब 28 यानी कि 28 के बाद 29 को होना चाहिए, पर नहीं, उसको 20 सेकंड को ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो गया है। मान लीजिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ है 20 सेकंड, कितने दिन कम पड़ गए? 28 में से 22 में 4 दिन कम पड़े, सॉरी 6 दिन कम हो गए। तो ये जो 6 दिन कम हुए हैं, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। इसके साथ ये हुआ होगा कि इसका जो डे 1 है उसके बाद 6 दिन हम कम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि 14 को ओवुलेशन होना चाहिए, 14 से 6 दिन पहले ओवुलेशन हो जाएगा उसको। ओके, यानी कि 8 यहाँ से हम 8 डेज, आफ्टर 8 डेज समथिंग 8 डेज के बाद उसको ओवुलेशन हो जाएगा। यानी फॉलिकुलर फेज जो का ड्यूरेशन है फॉलिकल की ग्रोथ में, उसको सिर्फ 8 दिन लगे और यहीं उसका ओवुलेशन हो गया। और इन 8 दिनों के बाद फिर अब आप देख लीजिए कि आगे 14 दिन रहेंगे, तो 14 दिनों के बाद उसको 14 दिन कितने हो गए? 14 और 8 22वां जो दिन होगा, 22nd जो डे होगा, उस दिन उसको वापस मेंस्ट्रुएशन आ जाए। ये फेज जो है किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया है तो ये ड्यूरेशन, प्री ओव्यूलेटरी ड्यूरेशन, ये बढ़ेगा, और अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन कम हो गया है तो कम भी यही होगा। यहाँ बाद वाले फेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल फेज होती है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज होती है, और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है उसका ड्यूरेशन हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा 14 दिन का रहेगा। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब अभी तक हमारा जो पार्ट था वो सारा बिफोर प्रेगनेंसी चल रहा था। अब अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हम प्रेगनेंसी के बाद में क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या चेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू।